हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव जनन, जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मानव जनन। मानव जनन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यूज हमने कर लिया था और वो क्वेश्चन हमको जो है प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेगा। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट पर आपको वो सभी वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अगर मानव जनन का आप लोगों ने अभी तक फुल लेक्चर वीडियो, ठीक है, फुल चैप्टर वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। ठीक है, और यदि इसके एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं देखे तो उसके लिए भी आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और यकीनन बोर्ड एग्जाम में और बहुत अच्छा आप लोग पढ़ के आएंगे। ठीक है, इस मानव जनन के टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में, जो प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग सभी बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से पूछता है, लेकिन अगर आपने ये देखा फुल चैप्टर वीडियो देखा है तो सोचो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पर देखना होगा और नहीं देखे तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आराम से आप सभी लोग इस वीडियो को आज देखिए, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे और सबसे बड़ी बात, ये सभी बोर्ड के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है ये आज का सेशन, आज का वीडियो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और, जैसे आपका मानव जनन है ये, ठीक है, मानव जनन, इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर के अगर आप लोग वन शॉट वीडियो देखना चाहें, ठीक, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ठीक है, टाइम बहुत कम बचता है ना, समय बहुत कम रहता है, तो अगर आप लोग वन शॉट वीडियो देखना चाहें तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट चेक करना हम बता देते, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप लोग जैसे भी चैनल पे जाते हो, चैनल पे बस उसके बाद जब आप लोग प्लेलिस्ट पर इंटर करते हैं चैनल के अंदर घुसने के बाद, तो प्लेलिस्ट पर एक ऑप्शन है क्लास 12th बायोलॉजी वन शॉट वीडियो, बस उसे क्लिक कर देना है, देखने लगना है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ना, मानव जनन का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है आपका नर जनन तंत्र से। ठीक है, नर जनन तंत्र से आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मादा जनन तंत्र से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको घुमा देगा क्वेश्चन, तो इससे पूछता ही है। ये तो हटा दीजिए, ये तो कह रहा आपका बोर्ड है, यहां से आपके नीट एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो फाइनली आज हम लोग इन सभी क्वेश्चन को ओवरऑल कवर करते हुए चलेंगे। और अगर यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आप यूट्यूब पर ऐसे सर्च कर लीजिएगा कि नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र बायो अमन भैया। ठीक है, बस इतना आप लोग लिख देंगे तो बायोलॉजी का हमारा वीडियो आ जाएगा और आराम से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, बताओ। चलो ठीक है, आगे चलें, कंटिन्यू करें। चलो, तो अब पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है और वो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, मानव जनन के प्रश्नोत्तर हैं। वो क्वेश्चन आपसे कहता है कि वृषण के दो कार्य बताइए, और ये सच में बता रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब मेरे ख्याल से जब मैं एग्जाम देने गया था ना 12th में, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि बताओ वृषण यानी कि जो टेस्टिस होता है उसके दो कार्य बता दो। ठीक है, तो अगर पहला पहला कार्य हम देखें, जो टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस ये क्या होता है, ये नर का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। ठीक है, नर का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि ये टेस्टिस होता है, इसके अंदर होता क्या है, तो टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन किसका होता है, टेस्टिस के अंदर निर्माण किसका होता है, वो निर्माण होता है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है। ठीक है,
ठीक है, चलो। तो फॉर्मेशन किसका होता है? तो वो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है, पहली बात। क्योंकि प्राथमिक जनन अंग किसका है? नर का, मेल का, यानी कि नर का। तो नर का जो युग्मक है शुक्राणु, यही तो होता है। और इसके अंदर अगर पूछे शुक्राणु कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है? तो ये जो नर है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये द्विगुणित होता है, 2n होता है इसको, ठीक है। क्या लिखते हैं? डिप्लॉइड होता है ये, द्विगुणित। लेकिन शुक्राणु कैसा होता है? वो होता है आपका अगुणित, ठीक है, अगुणित होता है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हैप्लॉइड, यन बोलते हैं इस सॉरी। इसके अंदर गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 का आधा कर दो, 23 गुणसूत्र इसके पास होते हैं, ठीक है। देखो शुक्राणु के आगे प्यारे बच्चों क्या होता है? जो अंडाशय की दीवार को, मान लो ये अंडाशय है, ठीक है, और अंडाशय की दीवार को भेदता है, ठीक है। तो याद रखना शुक्राणु के आगे की तरफ होता है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम, याद रखना, ठीक है। और यहां पर इसके होते हैं क्या? यहां पर होते हैं प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होते हैं? यहां पर होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको एनर्जी प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्राणु के पीछे ये क्या है? ये टेल है, ठीक है, ये टेल, पूंछ है। इस पूंछ को दौड़ने के लिए, पूंछ की सहायता से शुक्राणु गति करता है, ठीक है। याद रखना शुक्राणु जो होता है, जो स्पर्म होता है ना, ये मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब प्यारे बच्चे ये गतिशील होता है ठीक है। तो इसको एनर्जी देने के लिए, गति करेगा, ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा देगा इसको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो पहला चीज तो आपने देख लिया, क्या देखा? कि नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना। हाँ, पहली चीज ये टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती है, जो नर लैंगिक हार्मोन्स होता है, ठीक है। अगर आपसे एक चीज ये भी पूछ ले कि बताओ मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है? कौन सा मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अब बोले फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन होता है? तो होता है प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है। चलो पहला काम हो गया। पहला क्या करता है ये? तो पहला प्यारे बच्चों ये करता है नर लैंगिक टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करता है, ठीक है। ये क्या है? ये हार्मोन होता है, लैंगिक हार्मोन्स होता है, सेक्स हार्मोन्स होता है, उसी का ये प्यारे बच्चों क्या करता है? तो उसी का ये करता है श्रावण, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है? कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक। कौन? वृषण, ठीक है। वृषण क्या करता है? शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है। सबसे बड़ी बात पता है? पर सेकेंड प्यारे बच्चे 1500 स्पर्म का निर्माण होता है। 1 सेकंड हुआ ना, 1500 स्पर्म बन गए। ढेर सारे शुक्राणु प्यारे बच्चों क्या होते हैं? बन जाते हैं, ठीक है। पर सेकंड 1500 स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्या? कि वृषण जालिका क्या है? ठीक है, वृषण जालिका के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटेड टेस्टिस, ठीक है। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है नर जनन तंत्र का डिटेल में, वो लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा नर जनन तंत्र बाई बायो अमन, हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देखो शुक्र जनक नलिकाएं, ठीक है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, शुक्र जनक नलिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं के एक घने जाल में खुलती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर प्यारे बच्चे यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये ट्यूब्यूल जब आगे सभी ट्यूब्यूल्स एक जगह पर खुलती हैं घने जाल में, तो यहाँ घना जाल बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है। क्या बोल रहा है? कि शुक्र जनक नलिकाएं, ये कौन सी नलिकाएं हैं? ये है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के भीतरी सतह पर नलिकाओं के एक घने जाल में खुलती है, इसे वृषण जालिका यानी कि रेटे टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। इससे 5 से 20 शुक्रवाहिकाएं, इससे 5 से 20 शुक्रवाहिकाएं वास इफ्रेंस निकलकर एपिडिडाइमिस नलिका यानी कि एपिडिडाइमिस डक्ट में खुलती हैं। ये रेटे टेस्टिस आगे जाकर के कहां खुलता है? ये आगे जाता है
वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंस में, और वासा इफ्रेंस आगे कहाँ जाता है, वो जाता है प्यारे बच्चों एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस डक्ट बनाता है, ठीक है। और एपिडिडाइमिस डक्ट आगे जाकर कहाँ खुलता है, वास डिफरेंस में खुलता है। वास डिफरेंस के आगे प्यारे बच्चों फिर ग्लैंड आ जाती है, ठीक है, खुलता है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर। सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है, मजा आएगा क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, क्या है कि सार्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। सार्टोली कोशिकाएं, क्योंकि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ 3 प्रकार की सेल होती हैं, ठीक है। पहली जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका। दूसरी इंटरस्टिशियल स्पेस सेल, इंटरस्टिशियल सेल। और तीसरी सार्टोली सेल, ठीक है। और एक और सेल होती है जिसको बोलते हैं लीडिंग सेल, ठीक है। तो सार्टोली सेल का पर टिप्पणी लिखिए अथवा उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। जब शुक्राणु बनता है तो उसको पोषण, उसको खाना कौन देता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको खाना कौन देता है, उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, ठीक है। तो इसी तरह जब शुक्राणु यानी कि जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म को पोषण कौन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है, ठीक है। तो वृषण की शुक्र नलिकाओं में, कहां पर, वृषण की जो पूरा वृषण है उसकी जो शुक्र नलिकाएं हैं उसमें उपस्थित अवलंब कोशिकाएं, अवलंब यानी कि सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल को ही प्यारे बच्चों सार्टोली कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो सार्टोली कोशिकाओं का मेन काम क्या होता है, सार्टोली कोशिकाओं का मेन काम होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता देना कि सार्टोली कोशिकाओं का मेन काम होता है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ सार्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो आप बता देना कि वृषण में पाई जाने वाली सार्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, ठीक है। चलिए, तो परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को ये क्या करती हैं, पोषण यानी कि प्यारे बच्चे न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, ठीक है। कौन, आपकी सार्टोली कोशिकाएं, ठीक है। अगला है लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए और लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। सार्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान कर रही हैं, लीडिंग कोशिकाएं नर जनन हार्मोन्स को स्रावित कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। कौन, नर जनन कोशिकाएं, ठीक है। तो नर जनन कोशिकाएं प्यारे बच्चे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती हैं जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता होता है, सहायता करता है, ठीक है। सहायक जनन अंगों में और नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में क्या करता है प्यारे बच्चे, ये सहायता करता है। कौन, लीडिंग कोशिकाएं। तो लीडिंग सेल एंड सार्टोली सेल दोनों याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन पूछ लिया कि शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। जो स्पर्म है उसके अंदर जो एक्रोसोम होता है उसका क्या महत्व है, ये आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो देखो, शुक्राणु के शीर्ष भाग के केंद्रक के ऊपर ये शुक्राणु है, ठीक है, ये शीर्ष भाग है, ये केंद्रक है उसका। शीर्ष भाग के प्यारे बच्चे केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना एक्रोसोम पाई जाती है। ये टोपी के समान जो रचना है इसी को बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है। तो क्या पाई जाती है, एक्रोसोम पाई जाती है। इससे स्रावित हाइड्रोनिलुडेज एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम प्यारे बच्चे, हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, ये क्या करता है, ये जो अंडाशय होती है उसको दीवार को भेदता है, ठीक है। मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदने का कार्य करता है। भेदना मतलब फाड़ने, चिड़ने का काम करता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु के प्रवेश करके उसे निषेचित कर सके, ठीक है। जिससे शुक्राणु क्या करता है, अंडाणु के अंदर घुस जाता है और उसको निषेचन की क्रिया करवा देता है भाई, ठीक है। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, अगला क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि तुम्बिका संकीर्ण पथ, ठीक है, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, जो मेन फर्टिलाइजेशन होता है कहां पर होता है, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर होता है, तुम्बिका संकीर्ण पथ पर होता है। तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि का मादा जनन नाल में क्या महत्व है, ठीक है। तो याद रखना कि फैलोपियन नलिका के, किसके,
फैलोपियन नलिका के तुम्बिका संकीर्ण पथ जिसको बोलते हैं क्या, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन संधि स्थान पर अंडाणु व शुक्राणु से निषेचन होता है, क्योंकि आपको पता है जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसको, ये जो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका, इसके 3 भाग होते हैं। कौन सा, इनफंडाबुलम, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला, एम्पुलरी या फिर एम्पुला, और तीसरा होता है इस्थमस, ठीक है। 3 भाग होते हैं प्यारे बच्चे इसके, ठीक। कितने भाग होते हैं, 3 भाग प्यारे बच्चे इसके होते हैं, ठीक है। इनफंडाबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। तो कहां पर होता है, मेन फर्टिलाइजेशन होता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है, नीट के अंदर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कई बच्चे नहीं जान पा रहे होंगे कि भैया फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों निषेचन। निषेचन का मतलब ये शुक्राणु है, ये यहाँ पर अंडाणु है, तो ये शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो ये बना लेते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे जाइगोट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। और ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये सिर्फ प्यारे बच्चों एक ही जगह मिलते हैं, और वो जगह क्या है, तो और वो जगह प्यारे बच्चे है आपकी, है ना, चलिए, और वो जगह होती है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताइए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर, प्रश्न नंबर 7 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा कि शुक्राणु जनन का अर्थ है। शुक्राणु जनन, देखो शुक्राणु जनन अलग अलग वर्ड है, नाम निकालो। शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि शुक्राणुओं का जनन, ठीक है। तो शुक्राणुओं का जनन प्यारे बच्चों कब होता है, शुक्राणुओं का जनन मतलब एक शुक्राणु से 2 बने, 4 बने, ऐसे शुक्राणु बन रहे हैं, ठीक है। शुक्राणु जनन उसको बोलते हैं। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, अथवा नर जर्म कोशिका किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ नर जर्म कोशिका जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल से ही बनता है क्या, स्पर्म, है ना। कितने स्पर्म बनते हैं, 4 बनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, ये 4 है आपके स्पर्म। तो मेल जर्म सेल से बनते हैं 4। मेल जर्म सेल कैसे, मेल जर्म सेल में अभी तक कौन सा डिवीजन हो रहा था, वो हो रहा था समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस हो रहा था, ठीक है, माइटोसिस बोलते हैं। क्लास 11th में प्यारे बच्चों पढ़ाया जाता है आपको कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन, तो वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। वहां पे नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, ज्यादा तनाव नहीं लेने को। कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आगे जाके पढ़ लेना, है ना, ज्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होता। अगर आप कोई चीज पढ़ते हो भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, भूल जाते हो कोई बात नहीं, भूल जाओ, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भूलते हो तो दिक्कत वाली बात है कि तुम्हें बहुत कुछ चीजें याद हो गई, एकदम से याद है ना, खुशी भी याद है और दुख भी याद है, तो वो दिक्कत की विषय है ना, और नो डाउट वो होना चाहिए, ठीक है। तो मेल जर्म सेल जब डिवीजन करती है उसके बाद शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है। तो वो कौन सा डिवीजन है, तो मेल जर्म सेल जो डिवीजन करती है उस डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, ठीक है। मियोसिस डिवीजन प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। मेल जर्म सेल होती है 2n, द्विगुणित होती है, लेकिन शुक्राणु कैसे होते हैं, ये शुक्राणु सभी आपके अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड n होते हैं, ठीक है। देखो नर के वृषण की जननिक उपकला कोशिका, ठीक है,
जननिक उपकला कोशिका, जर्म एपिथेलियल सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जननिक उपकला कोशिका, जर्म एपिथेलियल सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन से जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो उसी प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्र जनन नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है ना। क्वेश्चन पूछ लेगा अगर आपसे कि बताओ शुक्राणु जनन यानी कि शुक्र जनन कहां पर होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहां पर होती है, तो आपको बताना होगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राक शुक्राणु द्वितीयक प्राक शुक्राणु जन्म में किस प्रकार से कोशिका विभाजन द्वारा बनते हैं। तो भाई साहब बता देना कि अर्धसूत्री विभाजन, है ना। अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफियन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है, ठीक है। ग्राफियन पुटिका फट जाती है और जो अंडाशय द्वितीयक अंडक होता है, अंडाशय नहीं द्वितीयक अंडक जो होता है वो अंडाशय से बाहर निकल जाता है। क्या बोलते हैं उसको प्यारे बच्चों, बोलते हैं ओवुलेशन। हम बता देते पहले से ही, उसको बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है, अंडोत्सर्जन। द्वितीयक अंडाणु सेकेंडरी oocyte सेल, द्वितीयक अंडाणु कोशिका सेकेंडरी एग सेल जिसको बोलते हैं, के ग्राफियन पुटिका से बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या फिर डिंबोत्सर्ग भी कहते हैं। इंग्लिश में प्यारे बच्चों ओवुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में उसको ओवुलेशन भी कहते हैं, ओवुलेशन, ठीक है। डन। चलो आर्तव चक्र क्या है, ठीक है। आर्तव चक्र देखो, एक होता है ऑस्टस साइकिल, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये प्यारे बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात किया है ना। जो ऑस्टस साइकिल होता है तो ऑस्टस साइकिल प्यारे बच्चों वो नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कुत्ता में, गाय में, भैंस में, उसमें ऑस्टस साइकिल पाया जाता है। उनका चक्र 21 दिन का होता है, उसको बोलते हैं मध चक्र। ये मासिक चक्र है, ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में। और जो प्राइमेट्स में पाया जाता है वो पाया जाता है मासिक चक्र, वो 21 दिन का होता है। खास बात है कि उसमें ब्लड नहीं निकलता है, लेकिन इसमें ब्लड निकलता है। जैसे मनुष्य में, मनुष्य की जब ओवुलेशन होती है मादाओं में तो ब्लड निकलता है। प्यूबर्टी के बाद जब मासिक चक्र शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो वहां पे क्या होता है, ब्लड निकलता है। लेकिन ऑस्टस साइकिल में ब्लड नहीं निकलता है, वो 21 दिन का होता है और मासिक चक्र 28 दिन का होता है, ठीक है। देखो मादा के जनन काल के प्रारंभ के साथ, जब मादा का जनन काल प्रारंभ होता है तो प्यारे बच्चे उसी के साथ, ठीक है। तो मादा के जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। ये प्यारे बच्चों रुक भी जाता है। कब रुकता है, जब जनन काल खत्म हो जाता है तब ये रुक जाता है, ठीक है। इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंड का उत्सर्जन होता है। 28 दिन का चक्र होता है, एक अंडे का उत्सर्जन होता है, ठीक है। निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है और इन चक्र को ही मासिक या फिर आर्तव चक्र कहते हैं, ठीक है। ये जो चक्र होता है पूरा, इसी चक्र को मासिक चक्र या फिर आर्तव चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम लिखिए। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम, ठीक है। तो पहला हो गया आप गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स 2 होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एक होते हैं LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। तो अग्रपीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, LH प्यारे बच्चों ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स तथा PSH, ओ भाई सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको F कर लीजिएगा, ठीक है ना। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ठीक है। LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है और FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। 2 हार्मोन्स होते हैं जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं। कहाँ से स्रावित होते हैं, अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से, ठीक है। 11 क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्तो चक्र में एलएच, एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, एलएच सर्ज की महत्ता बताइए। एलएच क्या करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स करता क्या है, ठीक है। आर्तो चक्र के मध्य में पूछ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में मध्य में एलएच क्या भूमिका निभाता है, क्या कार्य करता है, तो एलएच करता है, एलएच सर्ज अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन को, जब 14 दिन के बाद, जैसे आज अंडा निकला, आज अंडा निकला तो 14 दिन, 13वें से 14वें दिन के बीच में क्या होता है, वो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फीमेल है, देखो ध्यान से सुनो, मान लो कोई फीमेल है, वो फीमेल का ओवुलेशन आज 30 तारीख है, खत्म हुआ, आज खत्म हो गया, मान लो 31 को खत्म हुआ, एक तारीख से फिर न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, कब से, 1 तारीख से। तो 1 तारीख से जो 14 तारीख है, 14 तारीख तक जो एग होता है वो पहुंच जाता है निषेचन के लिए, और 14 तारीख में अगर उसका निषेचन नहीं होता है, क्या होता है, 14 तारीख तक अगर 14 दिन तक अगर उसका निषेचन नहीं होता, 14वें दिन, सेम 14वें 13 से 14 के बीच में अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, फिर एलएच हार्मोन्स आता है, यहाँ पर एक हार्मोन्स काम करेगा, कौन सा, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो क्या करेगा, ओवुलेशन को प्रेरित करके अंडाणु को शरीर से बाहर निकाल देगा, ठीक है, डन। देखो आप क्या सोचते हैं कि कुतिया, कुतिया मतलब डॉग, बिच है ना, क्या बोलते हैं उसको, डॉग है ना, कुत्ता वाली, जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया, कितने बच्चों को, 6 बच्चों को जन्म दिया, के अंडाशय में कितने अंड मोचित हुए होंगे, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चे 6 बच्चे अलग अलग होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे है ना, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग होते हैं, तो अगर वो 6 बच्चों को जन्म दे रही तो जाहिर सी बात है 6 अंडाशय रहे होंगे। देखो जो शुक्राणु, जो स्पर्म होते हैं वो तो ढेर सारे होते हैं, ठीक है। स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं संख्या में अधिक, ठीक है। स्पर्म क्या होते हैं, वो होते हैं संख्या में अधिक, और अंडाणु क्या होते हैं, संख्या में कम, ठीक है। 6 अंडाणु निकले, 6 स्पर्म जाके मिल गए, 6 बच्चे बन गए, ठीक है। तो कुतिया के अंडाशय से 6 अंडे ही मोचित हुए थे, 6 अंडे ही क्या हुए थे प्यारे बच्चों, मोचित हुए थे, ठीक है। बोलो क्लियर है, बताओ। ठीक है, इसके बाद देखो, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन दिखा दिया, क्या कि स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है, भाई साहब बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है, अथवा महिलाओं में डिम्बाणु का निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला के बन जाने के पश्चात अन्य शुक्राणु डिम्बाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, मुख्य कार्य बताइए। डिम्बाणु मतलब अंडाणु, डिम्ब मतलब एक की बात कर रहे हैं, अंडाणु की, ठीक है। तो देखो स्तन महिलाओं में डिम्बाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, बस हो गया। एक बार शुक्राणु प्रवेश कर जाता है उसके बाद उसकी दीवार क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, दूसरा शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, बाकी सब शुक्राणु डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म उनका काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वो है फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। फर्टिलाइजिन क्या होता है और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है ना। फर्स्ट इज फर्टिलाइजिंग एंड सेकंड इज एंटी फर्टिलाइजिंग, है ना, इसको डिस्क्राइब करिए। क्या बोल रहा है कि निषेचन के पूर्व, निषेचन के पूर्व, निषेचन के पहले, निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का स्राव करता है, ठीक है। निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का स्राव करता है, स्राव होता है, या शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है, ठीक है। निषेचन के पूर्व प्यारे बच्चों क्या होता है, निषेचन के पूर्व अंडाणु, अंडाणु फर्टिलाइजिंग का श्रावण करता है, ये अंडाणु है, ये आसपास फर्टिलाइजिंग का श्रावण कर रहा है, ठीक है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही पर क्रिया करता है, और शुक्राणु की सतह पर यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन होता है, ठीक है। ये आपस में क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों असंजन हो जाते हैं, इसके फलस्वरूप दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अंडाणु के ऊपर क्या रहता है, फर्टिलाइजिन रहता है, और शुक्राणु के ऊपर क्या रहता है, वो रहता है प्यारे बच्चों एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। अंडाणु के ऊपर क्या रहता है, फर्टिलाइजिन,
और शुक्राणु के ऊपर क्या रहता है, तो वो रहता है आपका एंटी फर्टिलाइजिंग। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, युग्मनज क्या है? युग्मनज क्या है? युग्मनज क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, समझ जाओगे। जैसे ये मेल है, नर है, और ये मादा है यानी कि फीमेल है। ठीक है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। इससे जब मादा युग्मक बनता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, इसका जनन अंग कौन सा है? अंडाशय है ना। इसका कौन सा है? वो है वृषण। मादा युग्मक बना, इसके अंदर क्या बना? नर युग्मक बना। ये यन है, हैप्लॉइड है। क्या है ये? यन है। और ये क्या है? 2n है। ठीक है, नर युग्मक मादा युग्मक निषेचन की क्रिया के द्वारा मिले, निषेचन के द्वारा मिले तो जब ये बन गया, इसको बोले जाइगोट। ये जाइगोट क्या है? ये जाइगोट है 2n। ठीक है, फिर यही जाइगोट तो आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाता है, यही जाइगोट तो आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करता है, यही जाइगोट तो आगे जाकर के एम्ब्रियो का निर्माण करता है। नहीं करता है? यही तो करता है, और थोड़ी ना कोई करता है भाई, यही करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, तो ये द्विगुणित होता है, फिर द्विगुणित भ्रूण बन जाता है। इसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 46। तो इसके आधे लक्षण कहाँ से हैं? तो आधे लक्षण इसके माता से मिले और आधे लक्षण इसके फादर से मिले, पापा से मिले। तो अगुणित शुक्राणु, हैप्लॉइड शुक्राणु, ठीक है, अगुणित शुक्राणु जिसको बोलते हैं एन, और अगुणित अंडाणु जिसको बोलते हैं एन, के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, देखो अगुणित शुक्राणु और अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक। नर युग्मक को बोलते हैं क्या? शुक्राणु, और मादा युग्मक को बोलते हैं क्या? अंडाणु। ठीक है, तो अगुणित शुक्राणु यन और अगुणित अंडाणु यन के संयोजन से ही युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। और इसमें क्या बोलता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी कि 27 होती है। द्विगुणित यानी कि 2n, अरे यार ये n गलत हो गया, 2n होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ह्यूमंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जाहिर सी बात है 46 होती है भाई। इतना छोटा सा क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन, तो बता देना कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 46 यानी कि 46। ठीक है, 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है ह्यूमंस के अंदर। देखो यहाँ पे देखें, कहाँ चला गया, ये देखो, ये ह्यूमन है, नर है, 46 है, मेल है, फीमेल है, उसमें 46 है। जितने भी होंगे कितने ही होगा? 46 ही होगा, और ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े बता देना है, क्योंकि पेयर में रहते हैं ना गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम रहते हैं वो पेयर में रहते हैं। तो अगर जोड़े में पूछे तो 23, और अगर गुणसूत्र पूछे तो 46। ठीक है, अब देखो मोरुला तथा ब्लास्टुला में एक अंतर लिखिए। जो मोरुला है और ब्लास्टुला है उसमें आपको एक अंतर लिखना है। क्या अंतर है? तो युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप जो ये युग्मनज बना, ये युग्मनज बना, अब इस जाइगोट के अंदर, ये जाइगोट ऐसे ही थोड़ी ना एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, जाइगोट प्यारे बच्चे एम्ब्रियो बनाने के लिए इसमें होगा विदलन। विदलन मतलब क्लीवेज, क्लीवेज। और इसमें क्लीवेज के दौरान इसमें होता है समसूत्री विभाजन। अब इसमें कौन सा विभाजन होगा? तो इसमें होगा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के बाद ही मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। विदलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सदृश संरचना, ठोस गेंद जैसी संरचना बनती है, जिसे मोरुला कहते हैं, या फिर वो मोरुला कहलाती है। ठीक है, ब्लास्टुला अवस्था में खोखले गेंद के रूप में भ्रूण के कोरक गुहा, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, पाई जाती है। ब्लास्टुला अवस्था में प्यारे बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। ये देखो,
है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम सिंपल है। और रही बात, पता है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना तो एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। ब्लास्टोसिल, फिर यहीं पर प्यारे बच्चे स्टेम सेल पाई जाती है, ब्लास्टोसिल, फिर यहीं पर लेयर का निर्माण हो जाता है, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। फिर यहाँ पर क्या होती है, ये आपकी ब्लास्टोसिल कैविटी है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टुला, है ना, इसको क्या बोलते हैं इस संरचना को, तो इस संरचना को बोलते हैं ब्लास्टुला। और जो प्रॉपर गेंद जैसी संरचना रहती है, ये देखो, ये तो एक गेंद जैसी संरचना ही है। और इस गेंद जैसी संरचना को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोरुला, है ना, इसको क्या बोलते हैं मोरुला। और मोरुला आगे जाकर के ही ब्लास्टुला का निर्माण करता है। ठीक है, बोलो भाई, मजा आ रहा है ना, नो डाउट आएगा, है ना। चलो, ये बस 4 क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन क्या है कि भ्रूण के मीजोडर्म स्तर द्वारा विकसित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, देखो, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, ठीक है, जो हमारे पास जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो यानी कि प्यारे बच्चों जो भ्रूण है, वो भ्रूण के पास 3 लेयर होती है, और 3 लेयर से ही पूरे शरीर बनता है। भ्रूण के पास होती है स्टेम सेल, ठीक है, और इसमें 3 लेयर होती है। स्टेम सेल तो होती ही है, लेकिन भ्रूण के पास 3 लेयर होती है। पहला एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। ठीक है, ये देखो 3 चीजें, 3 लेयर है, ठीक है, त्रिस्तरीय है ये। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन के एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसा होता है, ये होता है ट्रिप्लोब्लास्ट। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट, यानी कि ये कैसा होता है, ये होता है त्रिस्तरीय। ठीक है, कितने स्तर होते हैं इसके पास, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, तो एंडो एक्टोडर्म से कुछ बनेगा, मीजोडर्म कुछ बनाएगा, और एंडोडर्म कुछ बनाएगा, और तीनों चीज जब आपस में बना करके दिखेगा तो एक ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। और ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको पता है, मनुष्य के शरीर के अंदर ढेर सारे अंग रहते हैं, ढेर सारे अंग तंत्र रहते हैं, है ना। इसी तरह से वैसा भी है कि बताओ मीजोडर्म स्तर से, किससे पूछ रहा है कि मीजोडर्म स्पेशली क्या क्या बनाता है, मीजोडर्म से क्या निर्माण होता है। तो देखो, मीजोडर्म से रुधिर बनता है, वृक्क बनता है, हृदय बनता है। हार्ट का निर्माण कौन करता है, हृदय का निर्माण प्यारे बच्चों मीजोडर्म स्तर ही करता है। ठीक है, हार्ट का निर्माण मीजोडर्म। जनद, ठीक है, गोनेड्स का निर्माण करते हैं। त्वचा की डर्मिस, जो त्वचा के ऊपर डर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर, उसका निर्माण करता है मीजोडर्म। आदि का उद्भव भ्रूणी मीजोडर्म से होता है। ठीक है, भ्रूणी मीजोडर्म से प्यारे बच्चों होता है। अगला क्या बोलता है कि मानव में परिवर्धित भ्रूण, ठीक है, मानव में परिवर्धित भ्रूण किस अंग से पोषण व ऑक्सीजन प्राप्त करता है। वो पोषण व ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करता है, तो पता है वो भ्रूण एक नली के द्वारा लगा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा यानी कि अपरा। तो मानव में भ्रूण गर्भाशय से, मानव में जो भ्रूण होता है गर्भाशय में रहता है, यूट्रस में रहता है, और यूट्रस से एक नली कनेक्ट होती है उसके एम्बेलिकल कॉर्ड में, जिसको नाभि बोलते हैं, नाभि के साथ कनेक्ट होते हैं, और उसी के साथ उसका खाना पानी ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, अपरा से यानी कि प्लेसेंटा द्वारा प्यारे बच्चों जुड़ा होता है, और इसी के द्वारा विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मात्र गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। पोषण किससे प्राप्त करता है, मात्र गर्भाशयी रुधिर से प्यारे बच्चों वो प्राप्त करता है। ठीक है, अपरा भ्रूण को पोषण के अतिरिक्त भ्रूण में श्वसन, अपरा प्लेसेंटा से ही भ्रूण रेस्पिरेशन कर रहा होता है, प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण मतलब जो इम्यूनिटी भी कर रहा होता है, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग कर रहा था, वह उत्सर्जन संबंधी कार्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन, उत्सर्जन, प्रतिरक्षण, ये सभी कार्य, अपना भोजन भी करता है उसी से, ये सभी कार्य प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। ठीक है, देखो सभी यूथीरियन स्तनियों, ठीक है, सभी यूथीरियन स्तनियों जिसको बोलते हैं होम्योकोरियल,
ये क्या है भाई? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जिसमें ब्लड होता है भैया अपरा के अंदर। अपरा में ब्लड से कनेक्टिविटी होती है, सही बोल रहा है कि सभी सभी यूथेरियन स्तनियों यानी कि होमोक्रोयल, ठीक है, क्रोरियल में रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य, कपि आदि में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु जन्म के बाद, जब शिशु का जन्म होता है उसके बाद, तो शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध मुक्त करता है और उसका स्रोत बताइए। दुग्ध मुक्त करने वाला हार्मोन है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। ठीक है, एलएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। लैक्टिन हार्मोन्स होता है, कौन सा हार्मोन्स है यहाँ पे? हाँ ये है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये देखो, शिशु जन्म के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, शिशु जन्म के बाद प्यारे बच्चों क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दुग्ध स्रावित करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, दुग्ध स्रावित करता है, उसको प्रेरित करता है। और ये हार्मोन्स निकलता कहाँ से, ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, यह पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों कहां से स्रावित होता है, तो यह पीयूष ग्रंथि के, कहां से, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है। ठीक है, चलो अब फाइनली ये देखो, ये क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि लैंगिक जनन में दो भिन्न जनकों की अगुणित जनन कोशिकाओं के संयुग्मन से एक नए जीव का निर्माण होता है। सही बात है, लैंगिक जनन में अगुणित नर युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, उनके संयुग्मन से एक नया जीव बनता है, युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है। इसमें नर तथा मादा युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन निषेचन कहलाता है, निषेचन है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। बिल्कुल सही बात, 2n जाइगोट बनता है, उसके अंदर युग्मनज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण वृषण टेस्टिस की शुक्राणु जनन नलिकाओं में होता है तथा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में होता है, अंडाशय की ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है। एक कोशिकी युग्मनज, जाइगोट की बात कर रहे हैं, सिंगल सेल जाइगोट, एक कोशिकी युग्मनज जिसमें वृद्धि एवं विभाजन द्वारा बहुकोशिकी एवं विकसित भ्रूण का निर्माण होता है, पूर्ण शक्त युग्मनज कहलाता है। ठीक है, यही आगे जाकर के एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। नर मानव के अंदर क्या होते हैं, जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो उदर गुहा, जो पेल्विस रीजन एब्डोमिनल कैविटी होती है, उदर गुहा के नीचे लटके हुए होते हैं। ठीक है, सॉरी पेल्विस रीजन। ठीक है, तो नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश यानी कि स्क्रूटम में उपस्थित होते हैं और वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है। शरीर का तापमान यदि 37 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्राणु को बनने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसके लिए प्यारे बच्चे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 35 डिग्री ही चाहिए। ठीक है, 35 डिग्री ही चाहिए, 34-35 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पर ही शुक्राणु बनता है। ठीक है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोश में आ जाते हैं। जन्म के समय वृषण क्या होते हैं, अपने मूल स्थान से प्यारे बच्चों हट करके कहां आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। ठीक है, चलो शुक्रीय प्रद्रव्य जिसको बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, शुक्रीय प्रद्रव्य, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल से यह स्रावित तो होता है। शुक्रीय प्रद्रव्य के प्रमुख संगठन कौन कौन से होते हैं, देखो शुक्रीय प्रद्रव्य, जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है और स्पर्म होता है। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म ये दोनों चीज क्या बना लेते हैं, ये सीमेन बना लेता है। ठीक है, सीमेन बना लेता है, वीर्य बनाता है, यही। ठीक है, शुक्रीय प्रद्रव्य में फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, तथा
सेमाइनो जो है सेमनोजेलिन, ठीक है, क्योंकि सेमाइनल वेसाइकल से ये फ्लूइड स्रावित होता है जिसको बोलते हैं क्या, सिमिनोजेनिल, ठीक है, सिमिनोजेलिन नामक प्रोटीन होता है। और एक चीज और, फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शुगर फीमेल बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती है, सिर्फ मेल बॉडी के अंदर ही पाई जाती है। इसीलिए जब रेप केसेस होते हैं तो उन केसेस के अंदर क्या किया जाता है कि फीमेल के वेजाइना के आसपास फ्रक्टोज देखा जाता है। अगर फ्रक्टोज वहां पर देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि इसका रेप हुआ है, नहीं तो कोई झूठ भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से तो फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणु में श्वसन क्रियाधार की भांति कार्य करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। फ्रक्टोज शुगर तो एनर्जी प्रदान करने के लिए वहां पे होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने तथा स्त्री की योनि में पेशियों को संकुचन को प्रेरित करते हैं। कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो आपकी सिमेनोजेनिल जेलिन होता है, ठीक है, सिमेनोजेलिन स्खलन के पश्चात वीर्य का स्कंदन करते हैं। वीर्य का क्या करते हैं, स्कंदन, जिसको कोगुलेट करते हैं, जिसके कारण वीर्य गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। वीर्य क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस आज के खत्म हो गए हैं। और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, और फुल चैप्टर वीडियो वन शॉट देखने के लिए आप सभी लोग क्या करेंगे, तो सभी लोग प्यारे बच्चे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस दिए गए हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।